हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। अब पार्ट 1 में जो है हम लोगों ने कवर किया था जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहां तक हमने देखा था कि जो है ब्रिटिशर्स का स्टैब्लिशमेंट या हमें बोले कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, फिर उनके रूल के अंडर हमारी जो जीडीपी एंड ऑल है वो कैसी थी। उसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोगों ने समझा था कि ब्रिटिश रूल में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग उसी को जो है कंटिन्यू करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर। Now we'll see कि अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट और द कॉलोनियल रूल जो हमारी कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कैसा था। अब देखो एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, दैट इज हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे ना वो वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्टेड थे और डिमांडेड थे। इंडिया जो है वो अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को बहुत ही जो है ना अच्छे से सेल करता था एंड काफी जो है हमारा फॉरेन ट्रेड उससे चलता था, ठीक है। लेकिन आफ्टर द ब्रिटिश रूल जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको खत्म कर दिया था, ठीक है। क्यों खत्म किया, क्या हुआ, उन सारी चीजों को ही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सो बेसिकली ऑल्दो agriculture had dominated the Indian economy during the pre-British period, but some Indian industries producing certain specific products enjoyed worldwide reputation. So India was particularly well known for its handicraft industries, ठीक है। बिल्कुल हम लोग मान रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो एक डोमिनेटेड सेक्टर था प्री ब्रिटिश पीरियड में, कि हाँ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एंड सबसे ज्यादा जो है लोग वहीं पर काम करते थे। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज भी प्रोमिनेंट थी एंड उसमें से हम लोग बोलेंगे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वाज द वन एंड जिसके लिए इंडिया जो है वो वर्ल्ड वाइड नोन था। काफी अच्छी हमारी रेपुटेशन थी इन दी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। So like agriculture, India could not develop a sound industrial base under the British rule. जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो उसका डाउनफॉल हम लोगों ने देखा, स्टैग्नेशन हम लोगों ने देखा, सेम वे में इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ भी हुआ, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो एक मतलब हमारी जो कंट्री है वो एक प्रॉपर जो है इंडस्ट्रियल बेस जो है वो स्टैब्लिश नहीं कर पाई अंडर दी कॉलोनियल गवर्नमेंट। सो रीजंस फॉर पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब क्यों ग्रो नहीं कर पाई या हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थी वो पुअर स्टेट में क्यों थी, उसके पीछे के क्या रीजंस थे, तो उन रीजंस को देखते हैं। सबसे फर्स्ट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्रीज का सेटअप होना, ठीक है, इंडस्ट्रीज का बढ़ना, इसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट, ठीक है। दैट जो इंडस्ट्रीज है वो खत्म की जा रही है, ठीक है, वो जो है इंडस्ट्रीज कम हो रही है, बढ़ने की जगह पर इंडस्ट्रीज जो है वो कम हो रही है। दिस इज बेसिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिशर्स ने किया था, उन्होंने हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें क्या कर दिया था, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। कैसे किया था उस चीज को देखते हैं। सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे पहली चीज दैट इज डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। So British government systematically destroyed the Indian handicraft industries and no modern industrial base was allowed to come up. The primary motive of British rule behind the deindustrialization was twofold. Basically जो Britishers हैं उन्होंने हमारी जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको खत्म किया, उन्होंने जो है हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरा जो है पूरी अच्छी सिस्टमैटिक तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया। क्यों किया, उसके पीछे के क्या रीजंस थे। सो दीज वर द रीजंस उसके पीछे के। फर्स्ट वाज टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस। बेसिकली जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तो वो रूल करके क्या कर रहे थे, वो अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे थे, ठीक है।
सो अकॉर्डिंगली वही चीज यहाँ पर कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्री को खत्म किया इस पर्टिकुलर मोटिव से कि वो प्रॉपर जो है रॉ मटेरियल्स जो है वो उनकी इंडस्ट्रीज के लिए पहुंचा सके। दूसरी चीज, उनकी इंडस्ट्रीज जो गुड्स बनाने वाली है उसके लिए कुछ मार्केट भी तो होना चाहिए, तो उन्होंने इंडिया को मार्केट बनाया। दैट मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल्स लेकर जाते थे एंड वहां से उनकी कंट्री से जो है हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट्स क्या करते थे, देते थे। तो अकॉर्डिंगली उनके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे वो सेल आउट हो रहे थे और उन्हें जो है रॉ मटेरियल्स चीप रेट पर मिल रहे थे। हाँ, अब ऑब्वियस ही चीज है कि जब हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वी विल अर्न प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर ये चीज भी ध्यान दीजिए कि हम जो है अगर हमारे पास में मनी आ भी रहा है तो अब हमें जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को भी तो खरीदना है, तो अल्टीमेटली वो मनी वापस उन्हीं के पास में जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वे से ध्यान रखना है आप लोगों को। तो बेसिकली हमसे रॉ मटेरियल्स लेना और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर सेल आउट करना। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया गया, वो भी इसी पर्टिकुलर मोटिव से किया गया कि वहां पर जो इंडस्ट्रीज वर्क कर रही है, वहां पर जो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है उनका जो है रॉ मटेरियल में किसी भी तरीके का रुकावट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये चीजें की गई थी। ठीक है, देन रीजंस फॉर डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे डिक्लाइन हुई, उसके पीछे के क्या रीजंस थे। सो इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी यूज की थी। बेसिकली टेरिफ क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। एक चीज होती है टैक्सेस, टैक्सेस दैट इज जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज पर लग रहा है, या फिर जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो आपके इनकम एंड ऑल पर लगता है। ठीक है, सो एक तो हो जाते हैं टैक्सेस, एक होते हैं टेरिफ। टेरिफ इज बेसिकली व्हाट, टेरिफ जो है उसका मतलब ये होता है कि जो भी गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाता है दैट इज बेसिकली नोन एज टेरिफ। ठीक है, तो टेरिफ बेसिकली जो है ये आपके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर चार्ज किया गया टैक्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी को यूज किया। अब डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या है कि अलग अलग नेशंस के लिए उन्होंने अलग अलग जो है टेरिफ पॉलिसीज रखी। फॉर एन एग्जांपल, यहां से अगर ब्रिटेन गुड्स जा रहे हैं फ्री ऑफ टेरिफ जाएंगे, वो वहां पर कोई टेरिफ नहीं लगाया उन्होंने। ब्रिटिश से इधर गुड्स आ रहे हैं तो उस पर भी टेरिफ नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ से अगर लाइक ब्रिटेन के अलावा ब्रिटिशर्स ने एक दो जगह और छोड़ के रखी थी लाइक श्रीलंका, सिलोन। ठीक है, यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। उसके अपार्ट जैसे कि मान लो हमें ट्रेड करना है फ्रांस के साथ में, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही जो है हाई टेरिफ चार्ज करके रखा था उस पर। ठीक है, तो ब्रिटिश और मतलब ब्रिटेन और जो एक दो नेशंस थे उन्हें छोड़कर बाकी सारी जगह पर बहुत ज्यादा जो है हाई टेरिफ पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की गई थी कि अगर यहाँ से गुड्स जाएंगे तो वो बहुत हाई टेरिफ पर जाएंगे। अब देखो सिंपल सी चीज है, मान लो कोई एक प्रोडक्ट है 20 रुपीज का। ठीक है, इस पर टैक्सेस लगा दिया जाए, इस पर टेरिफ जो है वो लगा दिया गया, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। मान लो 10 रुपीज का इस पर जो है वो लगा, तो अब इसका प्राइस हो गया 30। नाउ वी नो जो एक जनरल लॉ ऑफ डिमांड है दैट इज जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, तो जब ये प्राइस बढ़ेगा तो इसके बढ़ते हुए प्राइस के साथ में जो इसकी डिमांड है वो कम हो जाएगी। अल्टीमेटली अब हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरी जो कंट्रीज है वो डिमांड नहीं कर रहे थे। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जिनका वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन था अब वो कोई काम के नहीं बच रहे थे बिकॉज वो डिमांड ही नहीं हो रहे थे, और डिमांड नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियसली चीज है वो सेल आउट कहाँ पर होंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये एक पर्टिकुलर जो है रीजन बनता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने का। इसके अपार्ट दूसरा और क्या रीजन है वो भी हम लोग देखते हैं। So this policy allowed free export from raw material from India and free import of final goods of British industry to India, but heavy duty was imposed on export of Indian handicrafts. As a result, Indian markets were full of finished goods from Britain which were low priced. ठीक है, तो जो है हैवी ड्यूटी इंपोज की गई थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पर। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, और इसकी वजह से जो है अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से अब जो है हम उसे किसी भी पर्टिकुलर जो है कंट्री के साथ में उसका ट्रेड नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज, हमारे प्रोडक्ट से ज्यादा जो है अगर कंपैरिजन करोगे तो जो ब्रिटेन से गुड्स आ रहे हैं वो चीप है।
ठीक है। तो अल्टीमेटली ये एक जनरल जो है ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोग क्या करते हैं, जिसका प्राइस कम है हम उसको खरीद रहे हैं। तो अब हमारे लोग भी जो हैं इन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को ना खरीद कर जो मशीन मेड गुड्स हैं, जो लो प्राइस गुड्स हैं, उन्हें हम लोग खरीद रहे थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली पूरी तरह से जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं उनकी डिमांड जो है वो खत्म होने लगी, और जब डिमांड ही नहीं हो रही है तो वो प्रोड्यूस करके क्या करेंगे, और जब डिमांड नहीं हो रही तो वो अर्न कहाँ से करेंगे। तो अल्टीमेटली उन्हें जो है अपनी इंडस्ट्रीज को शट डाउन करना पड़ा था, ठीक है। सो इट लेड टू अ डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बोथ इन दी डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट, ठीक है। तो दोनों ही जगह पर जो है ये डिक्लाइन हमें देखने को मिला। सेकेंड, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब हमने देखा भाई ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, मान लो कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनका रोजगार छिन जाए, दैट मीन्स कि अब जो है ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को नहीं बना रहे, तो क्या ये ऐसे ही बैठे रहेंगे कि अब क्या करें, नहीं ना, दे विल बी वर्किंग, ठीक है। अब वो वर्क कहाँ करेंगे, ये जाएंगे आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ऑलरेडी ये क्या था, ओवरबर्डन सेक्टर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है जो कि ऑलरेडी ओवरबर्डन था, उस पर और बर्डन जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ आपका जो डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो क्या था, दैट इज कि एग्रीकल्चर पर ओवरबर्डन होना, अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज हो जाना, ठीक है, और हमारी कंट्री में फिनिश गुड्स का इंपोर्ट बढ़ना, ठीक है। सो दीज वर दी थिंग्स जो कि आप बोलोगे कि आपका जो है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में आएगा। So decline of handicraft industries adversely affected the Indian economy in the following ways. First one is high level of unemployment, ठीक है। Unemployment क्या है, high level, ठीक है। So the displaced artisans were forced to take up agriculture for their livelihood. This increased the burden of population on villages and overcrowding in agriculture, ठीक है। यही चीज जो अभी मैंने आप लोगों को समझाई कि जो एग्रीकल्चर है वो ओवर क्राउड हो गया, ठीक है। अब देखो वहां पर भी जाकर ना इनका कुछ बहुत ज्यादा जो है ग्रोथ नहीं होना है, हमें पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर ये गए हैं तो अब इनसे भी लगान कलेक्ट की जाएगी, इनका भी जो है क्या होता जाएगा, जो डिटोरिएशन है वो हमें देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली वो गए तो है वहां काम करने, लेकिन वहां से भी एज सच कुछ जो है हासिल नहीं होना है, ठीक है। Then import of finished goods. So the Indian market, the Indian made goods could not withstand the foreign competition of machine made cheap goods. It encouraged the import of manufactured goods from Britain, ठीक है। इसकी वजह से जो है हमारा जो manufactured goods थे उनका import बढ़ गया। That means अगर आप देखो तो आपका जो import है that was rising। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि अगर इंपोर्ट राइज हो रहा है तो दैट मीन्स हमें जो है उतना पेमेंट भी करना पड़ेगा उधर पर, ठीक है। सो ये जो है इसका क्या है, एडवर्स इंपैक्ट। देन लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इज बेसिकली मशीनरीज एंड ऑल्स जो बनाने की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो जो इंडिया है उसमें एट दैट टाइम जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज हैं उनकी बहुत ही ज्यादा कमी थी, बहुत ही ज्यादा कमी थी। इन द सेंस वी कैन से कि नहीं थी, इंडस्ट्रीज थी ही नहीं हमारी कंट्री में उस टाइम पर, ठीक है। एंड ऑल्सो जो ब्रिटिशर्स हैं ऑब्वियसली वी नो कि वो लोग तो कुछ एफर्ट्स करने नहीं वाले इसको जो है इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो पर्टिकुलर चीज भी नहीं हो रही थी, ठीक है। So capital good industries refer to those industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. जो machines हैं उन्हीं से तो हम जो है various और भी goods का production करने वाले हैं, right? Machines क्या है, मतलब कि जो capital goods हैं वो क्या है, वो आपके producer goods होते हैं जो कि help करते हैं कि आप जो है further दूसरे goods का production कर पाओ। तो जब आप ये मशीन्स एंड ऑल्स नहीं बना रहे हो तो आप और जो है फर्दर फिनिश्ड गुड्स कहाँ से बनाओगे। तो अल्टीमेटली कैपिटल गुड इंडस्ट्री का होना वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो चीजें हमारी कंट्री में एट दैट टाइम नहीं थी, ठीक है। अगर हम लोग बोले तो जो फर्स्ट इंडस्ट्री जो कि स्टैब्लिश हुई थी दैट वाज इन 1907, ठीक है। ऑल्सो ये जो है इसका अगर आप लोग मतलब ये कौन सी थी तो दैट वाज योर टिस्को, और ये जो है आपके
1807 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब ये देख लो कि इंडिपेंडेंस के कुछ टाइम पहले ही जो है आपको क्या मिला, कुछ टाइम पहले ही जो है आपको ये इंडस्ट्री सेटअप होके मिली थी, एंड तब तक जो है हमारे पास में कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी, ठीक है। So during the British rule, there was hardly capital goods industry to promote further industrialization in India. British rulers did not pay any attention for their promotion, as they always wanted Indians to be dependent on Britain for the supply of capital goods and heavy equipments, ठीक है। अब फाइनल प्रोडक्ट्स पर तो हम ब्रिटेन पर ही डिपेंडेंट थे, हमारे जो भी फाइनल गुड्स थे वो तो वहीं से आ रहे थे, साथ ही साथ ब्रिटिशर्स का तो टोटल मोटिव क्या था, हमें जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट बनाना, क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है तभी तो वो हमें रूल कर पा रहे हैं। इफ वी वुड हैव बीन इंडिपेंडेंट, अगर हमारे पास में सारी चीजें होती तो वो कभी हम पर रूल कर ही नहीं पाते, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ब्रिटिशर्स का तो यही मोटिव था, तो ऑब्वियसली वो जो है यहाँ पर इन इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर चीज भी जो है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए डाउनफॉल जो है हमें देखने को मिला, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से आप क्या बोलोगे कि लो और पुअर स्टेट जो है ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें देखने को मिला। इसके बाद में लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जो आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ही लो था। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जीडीपी खुद ही बहुत लो था, तो वहां पर जो वेरियस आप कंट्रीब्यूशंस भी देख रहे हो वो बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो जब ये सब कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड ऑल डिक्लाइन हो गए तो अब कुछ भी जो है रिटर्न नहीं मिल पा रहा था। अल्टीमेटली जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का एकदम नेग्लिजेंस वाला जो है चीज हमें देखने को मिल रही थी। देन लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इज बेसिकली जो भी गवर्नमेंट एंड ऑल रहती है, ठीक है। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट कौन था, तो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो है उनके जो है बहुत ही लिमिटेड रोल उन्होंने रखे थे, इन दी सेंस कि पब्लिक सेक्टर इज द सेक्टर जो कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज या कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है इन सब में बहुत बढ़ चढ़कर आगे आती है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स इन सब में नहीं आए। ऑब्वियस सी चीज है, हमने यहाँ पर देखा कि जो है कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज एंड ऑल में उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं समझा है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने जो है ये सारी चीजें सेटअप करना भी जरूरी नहीं समझा था। सो द limited area of operation of the public sector was also a significant reason for drawback of the industrial sector. The public sector remained confined only to the railways, power generation, communications, ports and some other departmental undertakings. अब ये देखना है कि ये सारी जो चीजें ना, रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट, ये सब क्यों सेटअप किए गए, ताकि जो है प्रॉपरली ट्रेड हो सके, ऐसे पर्टिकुलर जगहों से भी जो है रॉ मटेरियल्स आ सके जहां पर अभी तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत है, तो ये सारी एसेंशियल थे ब्रिटिशर्स के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए इनमें जो है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। लेकिन उसके अपार्ट जो है ऐसी पर्टिकुलर चीजें जिससे कि हमारी कंट्री ग्रो करती, उसमें कोई भी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। Finally, it can be concluded that India remained backward in the industrial sector during the British rule, ठीक है। तो we can conclude कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी क्या था, वो भी बैकवर्ड ही था at that particular time, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर बैकवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फॉरेन ट्रेड पर। अब फॉरेन ट्रेड कैसा था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस चीज को हम लोग समझते हैं। India has been important trading nation since ancient times. However, the restrictive policies adopted by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade, ठीक है। तो इंडिया जो है वो, जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक दो बार तो बोल चुकी हूँ कि इंडिया जो है वो उसका फॉरेन ट्रेड काफी अच्छा चलता था, लेकिन बिकॉज कि जो भी कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो भी उनके रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज और ये सब यूज किए, उसकी वजह से हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया था, ठीक है। अब हम जो है आफ्टर दी कॉलोनियल रूल, आफ्टर दी ब्रिटिश रूल, हम लोग ट्रेड करते थे ब्रिटिशर्स के साथ में ही, ठीक है, ब्रिटेन के साथ में ही। बाकी जगहों पर जो है इन्होंने बिल्कुल क्या कर दिया था, रेस्ट्रिक्ट कर करके जो हमारा ट्रेड था उसको पूरा खत्म कर दिया था, ठीक है। नाउ स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड कैसा था, तो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये चीज हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं
कि इंडिया जो है वो आपके रॉ मटेरियल्स का क्या बना, एक्सपोर्टर बना, और इंपोर्टर बना किसका, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो वही जो है आपका यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बन जाता है ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड का स्टेट। So India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc. and an importer of finished consumer goods like cotton, silk and woolen clothes, and capital goods like light machinery produced in the British इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो बेसिकली हम जो है यहाँ से ये रॉ मटेरियल्स को सेल आउट करते थे, जो है एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, और हमारे पास में जो है क्या आता था, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो हमें मिलता था। ठीक है, तो अल्टीमेटली दिस वाज द मेन थिंग जो हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में चल रहा था। देन मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली का मतलब क्या हो गया कि एक इकलौता ब्रिटिशर का जो है रूल चल रहा था। ठीक है, तो मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटिश रूलर्स का हमारा जो भी फॉरेन ट्रेड है उस पर। उन्होंने जो है सारी जगह से हमारा फॉरेन ट्रेड क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। ठीक है, एंड वो मोनोपोली बनाकर बैठे थे, दैट इज जो है कोई भी उनके बराबरी में नहीं आ सकता है। ठीक है, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। मोर देन 0.5% या हाफ ऑफ बोलेंगे हम, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड was restricted to Britain while the rest was allowed with few other countries like China, Ceylon, that is Sri Lanka एंड पर्सिया। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो है आधे से ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटिशर्स के साथ में ही था, ब्रिटेन के साथ में ही था, और कुछ थोड़ा बहुत जो है ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया था हमें चाइना, श्रीलंका और पर्शिया के साथ में करने के लिए, तो हम थोड़ा बहुत वहां पर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन मेजरली जो है वो ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन के साथ में ही था, और यहाँ पर भी जिस दिन वो मना कर देते उस दिन से हम नहीं कर पाते ट्रेड। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल इन 1869 सर्व्ड एज द डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। स्विस कैनाल को अच्छे से याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड दिस इज अ इम्पॉर्टेंट वाटरवे जो हमें पता होना चाहिए। बेसिकली ये जो है ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। ठीक है, दिस इज लाइक अ पिक्चर ऑफ योर स्विस कैनाल। तो स्विस कैनाल जो है ये बनाया गया था या ये ओपन किया गया था 1869 में। ठीक है, कहां से कहां पर क्या है इस चीज को समझें। तो स्विस कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, दैट मींस हम लोगों ने बनाया, नेचर ने हमें नहीं दिया है। रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्विस इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। मैप के थ्रू आई विल शो यू कहां से कहां तक है। The opening of Suez Canal in 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier। ठीक है, देखो बेसिकली हुआ क्या या ये स्विस कैनाल क्या है उसको समझे। इस पर्टिकुलर जो है मैप पर आओ, यहां से मुंबई है, दैट इज इंडिया। ठीक है, मुंबई से जो है आपके प्रोडक्ट्स कहाँ जा रहे हैं, इधर ब्रिटेन में, लंदन में गए। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, स्विस कैनाल जब ओपन हुआ था उसके पहले जो है पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ता था अफ्रीका को, पूरा जो है अफ्रीका को क्रॉस करके इस वे से जो है निकलना पड़ता था। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली कि इतना घूमना है। स्विस कैनाल से क्या हुआ, स्विस कैनाल से बेसिकली ये जो रास्ता था ये छोटा हो गया, और अब जो है ये आपका रास्ता बन गया। ठीक है, तो आपका जो रास्ता है that have reduced, एक शॉर्टकट आप बोल सकते हो कि अब ये जो पर्टिकुलर ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है ये स्विस कैनाल बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर आपकी मेडिटेरियन सी आती है, दिस इज योर रेड सी। इन दोनों को क्रॉस करते हुए यहाँ तक जो है शिप्स एंड ऑल क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर पा रहे थे, एंड जो है यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पहले जब स्विस कैनाल नहीं था तो आपका कितना एरिया जो है आपको कवर करना पड़ता था, या कितना जो है किलोमीटर्स का जो एरिया है वो था, तो दैट वाज आपका 19,800 किलोमीटर्स। ठीक है, बट स्विस कैनाल जो है वो कितने एरिया का है, तो दैट इज 11,600। ठीक है, तो ये 11,600 किलोमीटर्स का हो गया। सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि समथिंग अराउंड 8,000 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर प्रॉपरली बताऊं तो 8,200 किलोमीटर्स जो है रास्ता छोटा हो गया। 8 किलोमीटर, अभी आप देखो आपको मैं पैदल निकालूं कि आप 8 किलोमीटर घूम कर आओ, आप बोलोगे मैम बहुत ज्यादा हो गया, इतना दूर है।
राइट, दिस इज 8,000 किलोमीटर्स। तो ये समझो कि कितना जो है एरिया कम हुआ था बिकॉज ऑफ दिस स्विस कैनाल, ठीक है। तो ये स्विस कैनाल के ओपन होने से क्या हुआ, बेसिकली पहली चीज, जब कम एरिया आपको कवर करना है तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है टाइम कम लगा रहा है, ठीक है। अब टाइम कम कंज्यूम होगा, दूसरी चीज है कॉस्ट भी कम लगेगा। शिप्स में उतना ऑयल वगैरह डालने के लिए भी तो उतना जो है पैसा लगेगा। अगर आप इतना घूमोगे तो आपको ज्यादा ऑयल लगेगा, इतना अगर आप जाओगे तो आपको कंपैरेटिवली कम ऑयल लगेगा। तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट कम हुआ, टाइम कम हुआ। तो ये जो आपका मतलब ये जो स्विस कैनाल था, दिस इज बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरवे बन गया था ये, और ये बहुत ही इकोनॉमिकल था, ठीक है। सो द कैनाल प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया एंड अवॉइडेड द नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका, ठीक है। अभी मैंने बताया कि अफ्रीका से जो है सेल ना करके डायरेक्टली जो है आपको रूट मिल रहा है। स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन द वर्ल्ड, और ये आज भी है, ठीक है। ये नहीं है कि अब ये बंद हो गया, ये आज भी जो है इसके थ्रू ट्रेड होता है। So Isthmus of Suez is a 125 kilometer wide stripe of land that lies between the Mediterranean Sea and the Red Sea, and it is boundary between the continents of Africa and Asia, ठीक है। Basically Isthmus of Suez क्या है, तो यहाँ पर अगर आप अगर कहीं पर मैप ओपन करके देखोगे तो विल सी कि यहाँ पर जो है ना एक लैंड एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दैट इज बेसिकली Isthmus of Suez है, जो कि आपका कितना है 125 किलोमीटर वाइड जो है स्ट्राइप ऑफ लैंड है, ठीक है। तो बेसिकली उसको जो है Isthmus of Suez कहा जाता है, एंड ये किसके बीच में लाई कर रहा है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी के बीच में। दिस इज योर मेडिटेरियन सी, दिस इज योर रेड सी, और इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर Isthmus of Suez जो है वो लाई करता है, ठीक है। There was, sorry, the Mediterranean Sea is the sea connected to Atlantic Ocean and the Red Sea is the sea water inlet of the Indian Ocean. All right, तो ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज रख लो, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली जो स्विस कैनाल है उसके थ्रू ट्रेड करना। तो इसके ओपन होने के बाद में हमारा जो ट्रेड था विथ ब्रिटेन वो और ज्यादा जो है एनहांस हो गया, और ज्यादा जो है स्पीड में होने लगा, ठीक है। Then next is drain of India's wealth during British rule. British rule के टाइम पर जो है इंडिया की जो वेल्थ है वो ड्रेन हो रही थी। ड्रेन कैसे हो रही थी, देखो although we know कि हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे थे एंड हमारा एक्सपोर्ट काफी जो है अच्छा चल रहा था, बिकॉज हम रॉ मटेरियल्स एंड ऑल को एक्सपोर्ट कर रहे थे एंड ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा जरूरत थी उनकी, ठीक है। तो although our export was high, our import was also high। हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी तो खरीदने थे, तो हमारे इंपोर्ट भी कैसे थे, हाई थे। येट वी वर एबल टू लाइक गेन सम सरप्लस आउट ऑफ इट, ठीक है। हमें जो है इससे प्रॉफिट हो रहा था, हमारे पास में प्रॉफिट हो रहा था, हमारा सरप्लस में चल रहा था। लेकिन ये जो प्रॉफिट होता था या जो सरप्लस अमाउंट मिलता था वो कभी भी इंडियन लोगों को नहीं मिला या इंडियन इकोनॉमी के लिए यूज नहीं किया गया। ये ब्रिटिशर्स ने अपने ही काम के लिए यूज किया। जैसे कि कहीं पर वो लोग वॉर जो है, कहीं पर अगर उनका वॉर हो रहा है तो वो जो भी कॉस्ट है वो हमारे पैसों से इनकर किया जा रहा है, ठीक है। उन्हें जो है कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करना है, पैसे किसके, हमारे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा जो मनी था वो हमारी कंट्री और हमारे लोगों के लिए यूज नहीं हो रहा था, वो ब्रिटिशर्स के लिए यूज हो रहा था और उनकी कंट्री के लिए, उनके एक्सपेंसेस के लिए जो है उसे यूज किया जा रहा था। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया का जो वेल्थ है, ठीक है, वो ड्रेन हुआ था, ठीक है, वो बहकर निकल गया हमारी कंट्री से बेसिकली, ठीक है। So under the British rule, India became an exporter of primary products, that is raw material, and an importer of finished goods. There was a huge export surplus, ठीक है, देखो there was a huge export surplus। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि इंडिया जो है वो सरप्लस उसे जो है एक्सपोर्ट सरप्लस मिल रहा था या नहीं मिल रहा था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, तो जरूर बोलना कि यस, इंडिया जो है वो उसे एक्सपोर्ट सरप्लस वाली जो चीज है वो मिल रही थी, ठीक है। दैट मीन्स वी वर एबल टू जो है गेन दी सरप्लस, ठीक है। So there was a huge export surplus due to excess exports. However, export surplus was used to make payments for expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain, ठीक है।
तो ये सेटअप कहाँ पर यूज हो रहा है, जो भी ऑफिस सेटअप है उसके लिए, उसके पेमेंट के लिए, ठीक है। To meet expenses on war fought by British government, all right, to import invisible items, that is services and all को import करने के लिए। तो in short, this surplus was not at all of our use, this was simply किसके use का था, Britishers के ही use का था, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट वाली कंडीशन पर, दैट इज डेमोग्राफिक कंडीशन। बेसिकली डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जो इकोनॉमी है उसमें जो पॉपुलेशन है उसमें हम क्या ट्रेड्स देख रहे हैं, ठीक है, दैट वुड बी योर डेमोग्राफिक कंडीशन। कितनी पॉपुलेशन है, बर्थ रेट, डेथ रेट, आपकी जो है लिटरेसी, ये सारी जो चीजें हैं ये आपका डेमोग्राफिक जो है कंडीशन बताता है। अब बेसिकली एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल हमारी कंट्री का डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था उस पर्टिकुलर चीज को देखते हैं। सो डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। वी ऑलरेडी नो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर वाज स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड, इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज बैकवर्ड, आपका जो है फॉरेन ट्रेड भी क्या है, फॉरेन ट्रेड में भी हमने जो है बैकवर्डनेस ही देखी, क्योंकि अगर पैसा आ भी रहा है तो दैट वाज नॉट यूज्ड फॉर अस, ठीक है। सो अल्टीमेटली उसका पूरा असर जो है हमारे लोगों पर, हमारी पॉपुलेशन पर होना है, ठीक है। सो वही चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, सो द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1881, ठीक है। जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस है वो 1881 में कंडक्ट किया गया था। याद रखना है आपको डेट्स, ठीक है, मतलब ईयर, सॉरी डेट्स नहीं, ईयर याद रखना है। एनसेस जो सेंसस है वो एवरी जो है 10 ईयर्स में क्या होता है, फिर से कलेक्ट किया जाता है। लास्ट जो सेंसस था वो 2011 में कलेक्ट हुआ था, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 2021 वाज द ईयर जब फिर से जो है सेंसस कंडक्ट होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब उसके पीछे का रीजन वाज द कोविड पेंडेमिक, तो उसके लिए जो है चीजें क्या हो गई, खिंच गई थी, ठीक है। सो इसलिए अभी तक जो है आपका जो सेंसस है वो कंडक्ट नहीं हुआ है। सो जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस था दैट वाज कंडक्टेड in the year 1881. Though suffering from certain limitations, the census revealed unevenness in India's population growth. From 1881 onwards, census operation were carried out after every 10 years, ठीक है। सो ऑल्दो जो है बहुत सारे हम लोगों ने वेरियस लिमिटेशंस थे सेंसस के कलेक्शन में या उसके कंडक्शन में, लेकिन स्टिल उससे क्या हुआ, उससे जो है काफी कुछ पता चला कि इंडिया की पॉपुलेशन के जो फीचर्स है वो क्या क्या है, ठीक है। एंड उसी के बाद में जो है हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट होता है। नाउ क्या चीजें देखी हम लोगों ने या हमें क्या चीजें जानने के लिए जरूरत है, दैट इज 1921 का जो ईयर है वो, ठीक है। 1921 जो है उस पर्टिकुलर ईयर को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम अपने फर्स्ट जो हमारा इकोनॉमिक ट्रांजिशन है उससे हम शिफ्ट होते हैं अपने सेकेंड ट्रांजिशन पर, ठीक है। सो दैट इज मतलब सेकेंड स्टेज पर, फर्स्ट स्टेज से हम सेकेंड स्टेज पर जाते हैं। इकोनॉमिक नहीं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, जैसे कि बिफोर 19 जो है आपका 21 बर्थ रेट, डेथ रेट कैसे थे वो चीज हम देखेंगे, आफ्टर 1921 कैसे थे वो देखेंगे। सो ये जो चीज है ना ये चेंज हो रही है, ठीक है। सो दिस इज ट्रांजिशन, ठीक है, दैट इज चेंजिंग वाली सिनेरियो। सो बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. The second stage of transition began after 1921. So the year 1921 is described as the year of Great Divide. ठीक है, 1921 में हम फर्स्ट से सेकेंड स्टेज पर गए, ठीक है। एक अगर मैं ऐसे बोलूं तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेज, दिस इज योर सेकेंड स्टेज, ठीक है। तो हम जो है फर्स्ट स्टेज से अपनी सेकेंड स्टेज पर गए। दिस इज बेसिकली आपका जो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब इन स्टेजेस में आपने क्या क्या फीचर्स देखे उस पर आते हैं। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बेसिकली क्या है, शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई इन्फेंट डेथ रेट इन सोसाइटीज विथ मिनिमल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट to low birth rate and low death rates in societies with advanced technology, education and economic development. जब आपके पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजीज, प्रॉपर जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी और ये सब कुछ नहीं है, तो हम इकोनॉमी में देखेंगे हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट।
अब ये दोनों चीजें क्यों देखने को मिलेगी? देखो, हाई बर्थ रेट क्योंकि लोगों के पास में अवेयरनेस नहीं है कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज ना करें, ठीक है। सो इसलिए जो है आपका बर्थ रेट क्या था? हाई था। दूसरी चीज, डेथ रेट भी हाई था। डेथ रेट हाई इसलिए था क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर जो है टेक्नोलॉजीज नहीं थी, हमारे पास में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। तो अगर मान लो इधर हम बोल रहे हैं कि जो आपका बर्थ रेट है वो 1000 से इंक्रीज हो रहा है, उधर वो भी इंक्रीज वैसे ही हो रहा था, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से आपकी पॉपुलेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि जितने पैदा हो रहे हैं उतने की जो है डेथ भी होते जा रही है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन था या फर्स्ट स्टेज था, सॉरी। उसके बाद में जब हम सेकेंड स्टेज पर आते हैं तो ये चीज चेंज हो जाती है। अब हाई बर्थ रेट की जगह पर लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट जो है ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जो है प्रॉपर टेक्नोलॉजीज है, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज है, प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो उसकी वजह से बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी जो है वो बहुत ज्यादा स्पाइक पर नहीं है, ठीक है। डेथ रेट भी कैसा है आपका? डेथ रेट भी लो है, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट से सेकेंड स्टेज में जाना इज बेसिकली आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो बिफोर एंड आफ्टर 1921 देखें अगर हम लोग, so the population was not constant, sometimes it increased and other time it decreased. The growth scale of population was usually low below 1921, before 1921. 1921 के पहले जो population का growth था वो बहुत ज्यादा नहीं था, पॉपुलेशन हमारी बहुत ही जो है धीरे धीरे बढ़ रही थी। रीजन हमें पता है, जितने बर्थ हो रहे हैं उतना डेथ भी तो होती जा रही है, तो अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन में जो है कोई खास डिफरेंस नहीं हो रहा था, ठीक है। आफ्टर 1921 क्या हुआ? इट इज गोइंग इंक्रीजिंगली। 1921 के बाद में आज तक हमारी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। अब ज्यादा अच्छी जो है फैसिलिटीज हो गई, मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड ऑल हो गई, तो डेथ रेट को हम लोग कंट्रोल कर पाए। बर्थ रेट भी हमारा बहुत ज्यादा हाई नहीं है अब, लेकिन उस टाइम पर लाइक जो है अगर देखा जाए तो जो है बर्थ रेट वाज गुड, ठीक है। अब देखो डेथ रेट कम हो गए तो लोग जो है उनकी जो डेथ है वो कम हो रही है, अकॉर्डिंगली ज्यादा हम जो है बर्थ्स को उस बेसिस पे देख सकते हैं पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। सो हेंस कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड और द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसलिए जो है इसे डेमोग्राफिक डिवाइड या फिर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं कि एक ये बिल्कुल क्या हो गया, एक ये बिल्कुल जो है ट्रांजिशन वाला पीरियड हो गया। ये एक ट्रांजिशन वाला पीरियड है। इस साइड पर हाई बर्थ हाई डेथ रेट और पॉपुलेशन जो है वो स्टैग्नेंट है, एंड इस साइड पर आपकी जो है बर्थ एंड डेथ रेट आर लो एंड योर पॉपुलेशन इज व्हाट? राइजिंग, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है ये हमें ईयर ऑफ जो ग्रेट डिवाइड है वो देख रहा है। सो द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। अब कॉलोनियल रूल के टाइम पर डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी उस पर आते हैं। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब स्पेसिफिकली कॉलोनियल रूल के अंदर जो है आपकी जो डेमोग्राफिक कंडीशन है वो किस टाइप की थी? हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट हमें देखने को मिले, ठीक है। अगेन वही चीज कि प्रॉपर जो है हमारे पास में मेनली अगर आप इस चीज में बोलोगे तो मेडिकल जो है फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था दैट वाज नॉट गुड, तो इसी की वजह से डेथ रेट वाज वेरी हाई, ठीक है। और जब लोगों की डेथ होती है ना तो दैट इज अ टेंडेंसी कि यार हम बर्थ भी ज्यादा करें, कोई ना कोई तो रहेगा इस बेसिस से, ठीक है। So birth rate refers to the number of children born per 1000 in a year and death rate refers to number of people dying per 1000 person in a year, ठीक है। Both birth rate and death rate were very high और दोनों का हाई होना is not a good indicator, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना दैट अगर दोनों हाई है तो इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर। हाई डेथ रेट आपको सीधा सीधा बता रहा है कि आपके पास में जो है प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। देन एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट एक्सट्रीमली लो थी। ये चीज हमें सभी को पता है, हमारे लोग इतने कहाँ पढ़े लिखे थे उस टाइम पर। कुछ मुश्किल से जो है 1000 में आपको 1-2 मुश्किल से मिलेगा जो कि पढ़ा लिखा हो, ठीक है। सो बेसिकली एक्सट्रीमली लो जो है लिटरेसी रेट थी। सो द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16%। अगर आप ओवरऑल की बात करो तो 16% से कम थी लिटरेसी लेवल, एंड आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल वाज एट अ नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, उसका अगर आप 7% निकालोगे तो दैट इज वेरी लो, ठीक है। देन पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, तो ऑब्वियसली वी नो कि पुअर हेल्थ फैसिलिटीज तो थी ही।
हाई डेथ रेट से हमने ऐसे ही बता दिया, तो उस चीज को हमने एक पॉइंट भी बना दिया, ठीक है। सो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर ईदर अनअवेलेबल टू लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन और when available were highly inadequate. As a result, water and airborne diseases were widespread and took a huge toll on life. ठीक है, तो बेसिकली जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज थी वो या तो अवेलेबल नहीं थी, और अगर अवेलेबल थी तो वो हाई प्राइसेस पर अवेलेबल थी, तो सभी लोग जो है उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है। एंड हाई प्राइसेस छोड़ो, दे वर हाईली इनएडिक्वेट। किसी भी जो है डॉक्टर को बैठा दिया, ऐसे ही ठीक है कि अच्छा ठीक है इन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है, उनको लाकर बैठा दिया, अब वो क्या इलाज कर देंगे हमारा, ठीक है। सो दे वर नॉट एडिक्वेट, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जो वाटर या एयरबोर्न डिजीजेस हैं ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड थी, जिसकी वजह से डेथ जो है वो बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। देन हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज बेसिकली कि कितने इन्फेंट्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है। इन्फेंट इज 0 to 1 ईयर के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो पर 1000 अगर बर्थ हो रहे हैं तो उसमें से कितने बच्चे हैं जो कि 1 ईयर के लेस जो है एज के हैं उनकी डेथ हो जाती है, दैट इज बेसिकली इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अगर मैं बोलूं कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है मान लो वो आपका कितना है 218, तो उसका मतलब ये है कि जो 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें से 218 बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जा रही है, ठीक है। तो जितना ज्यादा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट उतना ही ज्यादा क्या है, उतना ही ज्यादा वी विल से नेग्लिजेंस एंड जो है आपका जो इनएडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। सो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट टू रिफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज per 1000 live births in a year. The infant mortality rate was quite alarming, about 218 per 1000, in contrast to the infant mortality rate of 44 per 1000 in 2011. 2011 में ये 44 per 1000 था, मतलब कि per 1000 लाइव बर्थ पे 44 इन्फेंट्स वर देयर जिनकी डेथ हो जा रही थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इट वाज 218। अब कंपैरिजन करके देख लो कितना ज्यादा था, ठीक है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट इज कि कितना एक पर्सन की जो है कितनी लाइफ हो सकती है, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम रिगार्डिंग उसका सब कुछ देख के कि अच्छा ये 20 साल जिएगा, ये 40 साल जिएगा, ये 50 साल जिएगा, उस हिसाब से, ठीक है। तो एट द कॉलोनियल रूल, एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम थी, समवेयर अराउंड 32 ईयर्स दैट वाज, ठीक है। ओके 44 ईयर्स था उस टाइम पर, एंड अगर आप प्रेजेंट की देखो तो दैट इज 68 ईयर्स, ठीक है। थोड़ा बहुत 1-2 ईयर ऊपर नीचे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वी कैन सी कि उस टाइम पर जो है एक एवरेज पर्सन की जो लाइफ थी दैट वाज जस्ट 44 ईयर्स, ठीक है। तो दैट मीन्स कि पर्सन की लाइफ कम है, और ये क्यों कम है, बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज सही नहीं है, लोगों के पास में प्रॉपर खाना नहीं है, ठीक है, प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिल रही है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव. Life expectancy was also very low at 44 years in contrast to the present 68 years, ठीक है। Then widespread poverty, this would be your 6th one, that is poverty जो है बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड थी। ऑब्वियस ही चीज है, एग्रीकल्चर सेक्टर से इतना जो है आपको रिटर्न मिल नहीं रहा था, लोग वैसे ही पुअर थे और ज्यादा जो है वो पुअर बन गए। इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी लोग जो है कहाँ चले गए, आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उस पर चले गए। तो अल्टीमेटली पावर्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड थी, लोगों के पास में रहने के लिए, खाने के लिए, कुछ भी जो है ना उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है। So the overall standard of living of common people in India was very low and there was a widespread poverty in the country, ठीक है। So these are various demographic conditions जो कि हमें कॉलोनियल रूल के टाइम पर देखने को मिलती है। ऑल राइट, सो आई गेस कि आप लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड एंड डेमोग्राफिक कंडीशन जो है तीनों ही चीजें अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। नाउ जो आपके क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए डेडिकेटेडली ह्यूमैनिटीज के जो बैचेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, वो चल रहे हैं आपके अनअकैडमी पर। इफ अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो अभी एनरोल कर लीजिए। ऑल्सो जो डेडिकेटेडली CUET का बैच है वो भी लॉन्च हो चुका है फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स।
आप लोगों को जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लक्ष्य बैच की जो कि सीयूईटी का बैच है, इंसेप्शन बैच जो कि क्लास 11th सीबीएसई का बैच है, एंड विक्ट्री बैच जो कि क्लास 12th सीबीएसई का बैच है। इन सभी की जो लिंक्स है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो और इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करो। एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स पाने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी वी, SAKSHIV, साक्षी वी आपको जो है कोड यूज करना है, जिसके थ्रू आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकोगे। इसके अपार्ट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए इफ अगर नहीं किया हो तो। यहाँ पर आपको जो है वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कौन से टीचर कौन से वीडियोस लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीजें। आई होप सो ये सारी ही चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है, एंड इस पर्टिकुलर पार्ट में जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है वो भी अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। थैंक यू।